हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने मैक्रो की हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कंप्लीट कर ली। काफी डिटेल में हम लोगों ने हमारी यूनिट 1 कंप्लीट करी है। प्रॉपर थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली। हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, प्लस एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। बीएसटी का भी हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। आधा आज पढ़ेंगे, आधा कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम का मतलब समझो। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले वाली शाम, उस टाइम पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो देखो, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले जो ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो हमें पता है ब्रिटिशर्स ने हम पर कुछ 200 सालों तक रूल करा था, और वो हमारे देश में हमारी भलाई के लिए नहीं आए थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करा था, एक्सप्लॉइटेशन करा था, मतलब शोषण करा था, हमें बर्बाद करा था। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा, हमारे ट्रेड को एक्सप्लॉइट करा। तो वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। शुरू करें तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वही लिखा है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, उसके फीचर्स बताओ। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, देन हम लोग हमारे टॉपिक पर आएंगे। देखो, ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल है, यानी कि जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, जूट है, इंडिगो आप जानते होंगे, व्हाइट कपड़ों में जो हम नील डालते हैं हल्का सा ब्लूइश कलर देने के लिए, वो इंडिगो होता है। तो उन्हें पता था कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो उन्होंने सोचा इंडिया से इंडिया का रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे। वहां पर ब्रिटेन के अंदर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज थी। वहां पर उस रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, ड्रेसेस वगैरह बनाएंगे, और सारी चीजें लाकर बेचेंगे भी किसको? इंडिया को ही बेचेंगे। मतलब देख रहे हो कितने तेज थे, कितने चालाक थे। तो ब्रिटिशर्स का मेन गोल क्या था कि इंडिया को बना देते हैं सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया से इंडिया का कॉटन, हमारा जूट, हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क, हमारा इंडिगो, ये सारी चीजें कहां पर लेकर जाएंगे? ब्रिटेन लेकर जाएंगे। ब्रिटेन में वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, ड्रेसेस वगैरह बनाएंगे, और लाके बेचेंगे भी किसको? इंडिया को ही बेचेंगे। उन्हें दिख रहा था इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो हम उनके लिए एक मार्केट बन चुके थे, जहां पर वो अपने ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। तो ये मेन गोल था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल, मतलब बोलते हैं ना, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो हमारी इकोनॉमी एक ग्रो करती हुई इकोनॉमी थी, एक शानदार इकोनॉमी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर इस इकोनॉमी को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी वॉज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी एक एनर्जेटिक इकोनॉमी थी, यानी कि एक ग्रो करती हुई इकोनॉमी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था? सेल्फ कंटेन्ड था, यानी कि हम आत्मनिर्भर थे। हम इतना प्रोड्यूस कर लेते थे, इतना उगा लेते थे कि हम अपना पेट भर सके, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। कल्टीवेटर्स वर द ओनर्स ऑफ लैंड। जो लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, यानी कि फार्मिंग करते थे, वही उस लैंड के क्या कहलाते थे? ओनर्स कहलाते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीजें हुआ करती थी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। हम हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो एक ग्लोबल रेप्यूटेशन, पूरी दुनिया में एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन एंजॉय कर रहे थे। हमारे यहाँ के सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए, कॉटन टेक्सटाइल्स हो गए, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थे। और तो और मेटल पर जो काम करा जाता है, स्टोन्स पर जो काम करा जाता है, कुछ इस तरह का, ये सारी चीजें हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। तो अच्छी खासी इंडियन इकोनॉमी थी, एक ग्रो करती हुई, एक एनर्जेटिक, एक वाइब्रेंट इंडियन इकोनॉमी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स आए,
और ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी का क्या करा, एक्सप्लॉइटेशन करा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो क्या होता है, जब भी कोई एक दूसरा देश किसी एक देश पर रूल करता है, उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करता है खुद के फायदे के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। क्या कहते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को यूज करा खुद के इकोनॉमिक गेन्स के लिए, यानी कि खुद के फायदों के लिए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। अब इसके हमारे पास में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है सप्लाई एस्पेक्ट, दूसरा है डिमांड एस्पेक्ट। देखो सप्लाई एस्पेक्ट का मतलब है ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, तो उन्होंने हमें बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम हमारा कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, ये सारी चीजें उन्हें क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए, यानी कि उन्हें सप्लाई करने लग गए। तो हमें बना दिया गया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। साथ में उन्हें दिख गया कि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, हम हमारा प्रोडक्ट बना के इस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड बनाएंगे और बना के लाके बेचेंगे भी किसको, इंडिया को ही बेचेंगे। तो हम उनके लिए बन चुके थे एक डिमांड डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन बन चुके थे जिन्हें वो अपना फिनिश्ड गुड्स क्या करते थे, सेल करते थे। तो देखो कहीं ना कहीं हम बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स थे, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी। जो ग्लोबल रेपुटेशन हम लोग एंजॉय करने लगे थे, कहीं ना कहीं वो रेपुटेशन भी हमारी धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा क्या करा, एक्सप्लॉइटेशन करा। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू चार्ज करा जाता था। लैंड रेवेन्यू मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करे जाते थे हमारे फार्मर्स से। फार्मर्स के पास में सिर्फ इतना ही पैसा बचता था कि भाई 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करे जाते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैं आपको बता चुकी, उन्होंने इंडिया को बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटीरियल, यानी कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। वो फिनिश्ड गुड्स बनाते और लाके किसको बेचते, हम ही को बेचते। तो हमारा जितना भी फॉरेन ट्रेड हो रहा था, हमारा जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था, जितना भी इंपोर्ट हो रहा था, जब हम हमारा प्रोडक्ट दूसरे देशों को सेल करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट, जब हम उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं दैट इज इंपोर्ट। ये जितना भी एक्सपोर्ट था, जितना भी इंपोर्ट था, ये सारा का सारा किसके फेवर में था, ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करा, एक्सप्लॉइटेशन करा। समझ में आ गया यहां तक अच्छे से। अब देखो हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ओवरऑल हम फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्टेगनेंट इकोनॉमी। देखो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी कैसी थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वाइब्रेंट थी, एनर्जेटिक इकोनॉमी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर, इंडिपेंडेंस से पहले, उन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया, हमारी इकोनॉमी को कैसा बना दिया, स्टेगनेंट बना दिया, रुकी हुई इकोनॉमी बना दिया। ग्रोथ का कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करें, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। मोस्टली हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही थी, पॉवर्टी के अंदर थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है, समझ लो 72% पॉपुलेशन उस वक्त हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में इंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग खेती कर रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम लोग थे, टर्चरी सेक्टर में बहुत कम लोग थे। फोर्थ है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब इंडस्ट्रीज खुलती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज खुल रही थी, ये ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक थी, यानी कि ना के बराबर थी। बहुत कम इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर थी। फिफ्थ है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हम हर चीज के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। अगर मशीन्स वगैरह चाहिए, क्रेन्स वगैरह चाहिए, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स वगैरह के लिए हम पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे। और तो और डेली यूज की जो चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स है, जो आप में हम सब लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, साइकिल है, कैरोसिन ऑयल है, इस तरह के कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे।
सेवेंथ, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर रह रही थी, विलेजेस में रह रही थी, गाँव में रह रही थी। ये समझ लो लगभग 85% पॉपुलेशन हमारी कहाँ रह रही थी, रूरल एरियाज के अंदर, मतलब अर्बनाइजेशन बहुत कम था। और लास्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जहां पर सरकार का रोल भी होता है और प्राइवेट सेक्टर, आपका मेरा हम जैसे लोगों का रोल भी होता है। तो आज भी हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी है। समझ में आ गया? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। एक स्टेगनेंट इकोनॉमी वो होती है जहां पर हमें इनकम के अंदर ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिलता, इनकम इंक्रीज नहीं होती है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, यानी कि रुकी हुई इकोनॉमी थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं करी कि यार इंडिया की नेशनल इनकम निकाल कर देखते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकाल कर देखते हैं। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि उन्हें हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ने अपने लेवल पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करके देखा, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट करा, विलियम डिग्बे हो गए, VKRV राव हो गए, RC देसाई हो गए। इनके आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस किस ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ट्राई करा था। इन्होंने अपने अपने लेवल पर नेशनल इनकम्स निकाल कर देखी, लेकिन इनके भी जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो कैसे थे, काफी कॉन्फ्लिक्टिंग थे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, इनमें से जो सबसे सही एस्टीमेट थे कि सबसे सही जो नेशनल इनकम निकाली थी वो किसने निकाली थी, VKRV राव ने। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि नेशनल इनकम के सबसे सही एस्टीमेट्स किसके माने जाते हैं, VKRV राव के। और सबसे पहले नेशनल इनकम निकालने का ट्राई किसने करा था, दादा भाई नौरोजी। किसने ट्राई करा था, दादा भाई नौरोजी ने। मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में रह रही थी, यानी कि गरीबी में रह रही थी, लोगों के पास में सफिशिएंट फूड नहीं था, कपड़े नहीं थे, सर के ऊपर छत नहीं थी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर था। एपिडेमिक्स और फेमाइंस हमें देखने को मिलते थे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैल गई, दैट इज एपिडेमिक्स। फेमाइंस मतलब फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, लोगों की हंगर की वजह से डेथ्स हो रही है, भुखमरी की वजह से डेथ्स हो रही है, दैट इज फेमाइंस। तो कैसी इकोनॉमी थी हमारी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। सेकेंड है हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। देखो जब हम हमारे देश की इनकम यानी कि हमारी नेशनल इनकम को हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है ऑन एन एवरेज एक पर्सन की इनकम कितनी है। तो 1947 से 48 वाले डेटा के अकॉर्डिंग हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ कितनी थी, 230 रुपीज़, कि ऑन एन एवरेज एक आदमी एक साल में कितने रुपए कमा रहा है, 230 रुपीज़ कमा रहा है। आज शायद आपकी मंथली पॉकेट मनी भी इससे ज़्यादा होगी। तो हमारी मोस्टली पॉपुलेशन पुअर थी, लोगों के पास में सफिशिएंट फूड नहीं था, कपड़े नहीं थे, सर के ऊपर छत नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बहुत ज़्यादा था, यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और लोगों के पास में अगर काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी देखने को मिलेगी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो अपना पेट भरने के लिए कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। हमारी 72% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज्ड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। लेकिन इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50%। मतलब 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए, योगदान भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब है 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग वगैरह आ जाता है इसके अंदर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम आ जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो काम हो रहा है वो आ जाता है। एक होता है टर्चरी सेक्टर, इसमें हमारी सर्विसेज आ जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। इन तीनों सेक्टर्स में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना था, 50% था। मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है
फार्मर सिर्फ इतनी ही खेती करता था कि जो उसने प्रोड्यूस करा है राइस व्हीट, उससे वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। उसके पास में सरप्लस बचता ही नहीं था, उसके पास में सरप्लस बचता ही नहीं था कि उसे वो मार्केट में बेचकर पैसा भी कमा सके। जितना राइस व्हीट ग्रो करा उससे वो अपनी फैमिली का पेट भर लेगा, सरप्लस बचता ही नहीं था कि मार्केट में बेचकर वो पैसा भी कमा सके। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थी वो ग्रोथ कैसी थी, ना के बराबर थी। हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। हम हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करा करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही तरीके से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे करा, इसके लिए वो लेकर आए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। देखो, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। वो टैरिफ पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन ये टैरिफ पॉलिसीज कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि भेदभाव वाली थी। बहुत अच्छे से समझना क्या है, अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ताकि वो इस रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश्ड गुड्स बना सकें। अगर इंडिया ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, उनका प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारा टैक्स फ्री होगा। ऐसा क्यों, ताकि उनके प्रोडक्ट को एक अच्छा खासा मार्केट मिल सके, वो अपना प्रोडक्ट हमारे देश में बेच सके। सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचा। लेकिन अगर इंडिया अपना हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बेचता है, हमारा हैंडीक्राफ्ट क्या था, हमारे फिनिश्ड गुड्स थे। अगर इंडिया अपना फिनिश्ड गुड यानी कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करा जाएगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए और फिनिश्ड गुड्स के क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए। हमारे यहाँ पर बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी, यानी कि मशीनें बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज की कमी थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। कुछ जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कुछ लेडीज ने घर में इंडस्ट्री खोल रखी है, माचिस बनाई जा रही हैं, अचार बनाया जा रहा है, मठरी बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैपिटल गुड्स के लिए यानी कि मशीन्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। सारी मशीन्स हम लोग ब्रिटेन से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। समझ में आया। फिफ्थ है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हर चीज के लिए बेसिकली हम लोग इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, अगर हम मशीनों की बात करें, तो इनके लिए तो हम पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे ही। और तो और कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आप में हम सब लोग कंज्यूम करते हैं, खाने पीने के आइटम, कपड़े हैं, फुटवियर्स हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं, कंज्यूमर गुड्स में, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल सके। इन कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हमें ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो मशीनों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, गन, राइफल, बारूद वगैरह, इन सब चीजों के लिए हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। और तो और मेडिसिन है, केरोसिन ऑयल है, सिलाई मशीन है, बाइसिकल है, इस तरह के कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हम किस पर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो कहां पर रह रही थी, विलेजेस के अंदर रह रही थी। सिर्फ 15% पॉपुलेशन ही हमारी ऐसी थी जो कहां रह रही थी, अर्बन एरियाज के अंदर। बाकी 85% पॉपुलेशन हमारी कहां रह रही थी, रूरल एरियाज के अंदर। अगर आप पुरानी बुक्स फॉलो कर रहे हो तो पुरानी बुक्स के अंदर हो सकता है यहाँ पर 86% गिवन हो और यहाँ पर 14% गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि अर्बन एरियाज में बहुत कम पॉपुलेशन हमारी रह रही थी। लास्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सेमी फ्यूडल थी। देखो, फ्यूडल इकोनॉमी कौन सी होती है, फ्यूडल इकोनॉमी वो होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी चलती है, गवर्नमेंट की चलती है, सरकार की चलती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका डोमिनेशन होता है, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन होता है। सिर्फ सरकार की चलती है, सरकार सारे डिसीजंस लेती है, क्या बनाना है, कोई भी चीज कैसे बनानी है, गुड्स और सर्विसेज बना के किसको बेचने हैं।
लेकिन हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी था, सरकार भी थी और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी था। तो सरकार भी डिसाइड करती है कौन से गुड्स बनाने हैं, गुड्स कैसे बनाने हैं, बना के किसको बेचने हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी डिसाइड करता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। आज भी हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ में आ गया? तो ऐसी थी इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। अब देखो हम वन बाय वन सारे सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम दो सेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद में हमारे पास में फॉरेन ट्रेड आएगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने हमारे जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स थे, जिन फार्मर्स के पास में खुद का लैंड नहीं था, उनका एक्सप्लॉइटेशन करा, उन पर शोषण करा, उन्हें बर्बाद करा। थर्ड है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे फार्मर्स को बोला गया अब आप राइस ग्रो मत करो, वीट ग्रो मत करो, अब आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो, यानी कि आप कॉटन, जूट, इंडिगो, इस तरह की चीजें ग्रो करो, क्योंकि इन सब की डिमांड थी ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा खर्च नहीं करा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। फिफ्थ है गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टेलर्स ऑफ द सॉइल। ये आप आगे चलकर पढ़ोगे। जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे, यानी कि जमींदार जो थे, उनके बीच में और हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो एक्चुअली में छोटे छोटे किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा था। जमींदार पैसे वाले होते जा रहे थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो बेचारे हमारे गरीब किसान थे, वो धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे थे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फार्मर्स के पास में छोटे छोटे से पीसेस ऑफ लैंड थे, जिस पर वो मशीनें भी नहीं चला सकते थे। और लास्ट है फार्मर्स का नजरिया कैसा था? सब्सिस्टेंस आउटलुक था कि फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ क्यों करी जाती है? अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। उनके दिमाग में आता ही नहीं था कि यार फार्मिंग को हम बिजनेस भी बना सकते हैं, हम हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो पहला क्या है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम था, राइस, वीट बहुत ही कम ग्रो करा जा रहा था। और जब इसी प्रोडक्शन को, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, इसे जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, एरिया नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? मीटर स्क्वायर के अंदर लेते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर्स को क्या बोला जाता है? हेक्टर बोला जाता है। तो जब हम प्रोडक्शन को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि किसी भी तरह के कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे हमारे पास में, कोई डैम्स नहीं थे, कैनाल्स वगैरह नहीं थे कि हम हमारी क्रॉप्स को इरिगेट कर सके, उन्हें पानी दे सके। वी वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे कि किसी साल बारिश होती थी तो प्रोडक्शन होता था, बारिश नहीं होती थी तो प्रोडक्शन फेल हो जाता था। सेकेंड है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई जिसे हम लोगों ने बोला एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसे हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो इस सिस्टम में क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप करती है। मतलब 3 पार्टीज होंगी। एक तरफ है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक तरफ आते हैं इसके अंदर जमींदार्स, अभी एक एक करके समझाऊंगी कौन क्या होता है। और एक तरफ आए टिलर्स ऑफ द सॉइल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप करा जिसमें 3 पार्टीज थी। एक तरफ तो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, एक तरफ थे जमींदार्स और एक तरफ थे टेलर्स ऑफ द सॉइल। देखो जमींदार्स कौन थे? बड़े बड़े पैसे वाले किसान थे जिनके पास में बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। ये इन खेतों पर खुद फार्मिंग नहीं करा करते थे, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द सॉइल। क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द सॉइल। जमींदार को बोला जाता है ओनर्स ऑफ द सॉइल। इनके पास में बड़े बड़े खेत हैं जिस पर ये खुद फार्मिंग नहीं करते थे। एक तरफ है टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि लैंडलेस फार्मर्स। ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद का कोई लैंड नहीं है, खुद का कोई खेत नहीं है। तो ये जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, ये किसके लैंड पर फार्मिंग करते थे? ये जमींदार के लैंड पर फार्मिंग करते थे। अब क्योंकि ये फार्मिंग कर रहे हैं तो इन्हें जमींदार को क्या पे करना पड़ता था? रेंट पे करना पड़ता था। अगर हम किसी के यहाँ पर रेंट पर रहते हैं तो भी तो हम रेंट पे करते हैं ना।
ना। तो ये टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में खुद का लैंड नहीं था, ये तो जमींदार के लैंड पर फार्मिंग करा करते थे, बदले में इन्हें रेंट पे करना पड़ता था और पैसा वैसा तो था नहीं, रेंट पे करते थे ये इन अ फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, कि अगर राइस ग्रो करा है तो राइस का ही एक शेयर दे दिया, इन अ फॉर्म ऑफ क्रॉप्स रेंट पे कर दिया। समझ में आया? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को क्या बोलती है, जमींदार तुम्हें तो अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और इस टैक्स को बोला जाता था लैंड रेवेन्यू। क्या बोला जाता था? लैंड रेवेन्यू। तुम्हें इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और टैक्स कलेक्ट करके लाके किसे देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। अगर तुम टाइम पर टैक्स कलेक्ट करके लाके हमें दे देते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम तुमसे तुम्हारी ये जमीन छीन लेंगे, ये लैंड छीन लेंगे, मतलब हम तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे। अब जमींदार क्या करें? इन्हें टिलर्स ऑफ द सॉइल से क्या करना था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था, टैक्स कलेक्ट करना था, और किसे देना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। और कहीं ना कहीं जमींदार को इस काम के लिए क्या मिलता था? कमीशन भी मिलता था। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, फार्मर ने जितना भी उगाया है उसके 3 हिस्से कर लो, 3 पार्ट्स कर लो, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो ये जो 1 पार्ट है, ये जो 1/3 है, ये फार्मर्स को देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। और कहीं ना कहीं जितना भी लैंड रेवेन्यू आया है उस लैंड रेवेन्यू के 11 हिस्से कर लो, यानी कि उसे 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 10 पार्ट्स तो कौन रखेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी, और बचा हुआ 1 पार्ट जो है वो कौन रखेंगे? जमींदार रखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ कमीशन। मतलब जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करा है उसका 10/11 पार्ट कर लो, ये तो किसके पास में जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। और 1/11 पार्ट जो है वो कौन रखेंगे? जमींदार रखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ कमीशन। इस काम का उन्हें कमीशन मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हुई, जमींदार की बल्ले बल्ले हो ही रही है, उन्हें अच्छा खासा रेंट भी मिल रहा है और उन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कमीशन भी मिल रहा है। बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ, अच्छा खासा रेंट दे रहे हैं, अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, इनके पास में इतना पैसा बचता ही नहीं था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप करा। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ जमींदार यानी कि ओनर्स ऑफ द सॉइल, और एक तरफ हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, और इस सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम। ये जो जमींदार थे ये कौन थे? इंटरमीडियरी थे, बीच की पार्टी थे। जमींदार को क्या बोला गया? आप इस सॉइल के कौन हो? ओनर्स हो। They were to pay a fixed sum to the government by way of land revenue and were free to extract as much as they could from the tillers of the soil. Their main aim was to maximize the revenue collection. जमींदार को बोला गया कि तुम्हें सरकार को क्या देना है? लैंड रेवेन्यू देना है, और इन्हें बोला गया तुम फ्री हो, तुम जितना टिलर्स ऑफ द सॉइल से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो उतना टैक्स कलेक्ट करो, क्योंकि ये जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं उतना ही इन्हें क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में पैसा बचता ही नहीं था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर सके, सिर्फ इतना ही पैसा बचता था कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। तो टिलर्स ऑफ द सॉइल का यहाँ पर क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और फ्रीक्वेंटली रेस्ड बाय द जमींदार। टाइम टू टाइम ये जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये जो लैंड रेवेन्यू की रेट्स हैं, इन रेट्स को क्या करते थे? इंक्रीज करते जाते थे। तो टिलर्स ऑफ द सॉइल का सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। समझ में आया? तो ये था हमारा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। थर्ड है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, फार्मर्स को फोर्स करा गया कि अब से तुम फूड क्रॉप्स ग्रो मत करो, तुम राइस, व्हीट, ये सारी चीजें ग्रो मत करो। तुम क्या ग्रो करो? तुम कैश क्रॉप्स ग्रो करो, यानी कि तुम कॉटन ग्रो करो, जूट ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, सिल्क ग्रो करो, इस तरह की चीजें ग्रो करो। तो फार्मर्स को फोर्स करा गया कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए राइस, व्हीट ग्रो मत करो, बल्कि तुम मार्केट के लिए ये सारी चीजें ग्रो करो, क्योंकि इन सब की डिमांड कहाँ पर थी? ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों की डिमांड थी। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो। अब देखो, एक बार क्या होता है, एक चीज बताती हूँ, अगर आप एक लैंड पर कंटिन्यूअसली इंडिगो ग्रो करते जाओगे, नील ग्रो करते जाओगे, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी, फिर आप उस लैंड पर कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कोई फार्मिंग नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स हैड टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अब अगर बेचारा फार्मर कैश क्रॉप्स ग्रो करेगा तो फूड क्रॉप्स के लिए, राइस और व्हीट, इन सब चीजों के लिए उसे किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? मार्केट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉटन जूट को तो वो खा नहीं सकता। तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कहीं ना कहीं इसकी वजह से फार्मर्स की
क्रेडिट नीड्स भी इंक्रीज हो गई। क्रेडिट नीड्स मतलब अब फार्मर को मार्केट से लोन उधार लेना पड़ता था, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने हैं, तो कहीं ना कहीं लोन की रिक्वायरमेंट, क्रेडिट नीड्स भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। फोर्थ है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोई एफर्ट्स नहीं डाला कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे, और तो और जमींदार को भी कोई लेना देना नहीं था कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे। कोई परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं करे गए, कोई डैम्स नहीं बनवाए, कोई कैनाल्स नहीं बनवाए, कोई कुएं वगैरह नहीं खुदवाए, कोई एफर्ट नहीं डाला कि फ्लड्स को कंट्रोल करा जाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, नाली वगैरह प्रॉपर बनाई जाए। डीसैलिनेशन ऑफ द सॉइल, जब सॉइल के अंदर उसका नमक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, नमक का कंटेंट बढ़ जाता है, उसे हम सैलिनेशन बोलते हैं, उसे सही करने के लिए कोई फोकस नहीं करा गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब देखो धीरे धीरे क्या होता गया, जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे यानी कि जो जमींदार थे, वो धीरे धीरे क्या होते गए, पैसे वाले होते गए। क्यों होते गए, क्योंकि इन्हें इनका रेंट भी मिल रहा है और ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे उस टैक्स का कितना निकाल दो, 1/11 निकाल दो, ये इनका क्या था, कमीशन था। तो अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, लैंड रेवेन्यू मिल रहा है। बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, हमारे लैंडलेस फार्मर्स, ये एक तरफ रेंट भी दे रहे हैं, एक तरफ इन्हें टैक्स भी देना पड़ रहा है, इनके पास में कोई पैसा नहीं बचता था। तो जमींदार धीरे धीरे पैसे वाले होते गए, टिलर्स ऑफ द सॉइल धीरे धीरे और गरीब होते गए। तो इनके बीच का ये जो गल्फ था, ये जो गैप था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। जमींदार को सिर्फ क्या मतलब था कि उनकी रेंटल इनकम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेंट मिलना चाहिए। वो कभी भी बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के लिए बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने हैं, एक कॉस्ट भी आती है, वो कॉस्ट तो शेयर करते नहीं थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब था, अपने रेंट से मतलब था। टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में इतना ही बचता था, दैट वाज इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। कई बार इन टिलर्स ऑफ द सॉइल को लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए, टैक्सेस पे करने के लिए लोन लेना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इनडेटेडनेस, कहीं ना कहीं ये कर्जे के अंदर रहते थे। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा ले रहे हैं, गरीबी का शिकार रहते थे, हमेशा बेचारे पॉवर्टी के अंदर रहते थे। इनका गैप बढ़ता गया। 6th है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। हमारे देश में देखो जो मोस्टली किसान हैं वो आज भी कैसे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, बेचारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से किसान हैं। तो फार्मर्स के पास में कैसे लैंड थे, स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स थे, यानी कि छोटे छोटे से पीसेस ऑफ लैंड थे। मैंने कहा एक छोटा सा लैंड यहाँ है, ठीक है, छोटे छोटे से पीसेस में लैंड थे, और वो लैंड भी कैसे थे, फ्रेगमेंटेड थे, यानी कि टुकड़ों में थे, कि एक छोटा सा लैंड फार्मर के पास में यहाँ है और एक छोटा सा लैंड फार्मर के पास में यहाँ पर है। तो इस तरह से छोटे छोटे से लैंड्स, और वो भी टुकड़ों में, कि एक टुकड़ा लैंड का यहाँ है, एक टुकड़ा वहां पर है। तो एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम फार्मर दोनों लैंड्स पर फार्मिंग नहीं कर सकता, उसे ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। और जब छोटे छोटे से पीसेस ऑफ लैंड होंगे तो उन पर वो मशीनें भी नहीं चला सकता। अगर ट्रैक्टर लाया है तो शायद ट्रैक्टर को घुमा भी नहीं सकता। तो ऑब्वियसली बात है, मशीनें नहीं होंगी, हाथ से काम करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा। अब मान लो यही जो दोनों पीसेस ऑफ लैंड हैं ये एक जगह होते तो बेचारे फार्मर को बड़ा सा लैंड मिल जाता, वो आराम से एक साथ प्रोडक्शन भी कर सकता है, मशीनें भी चला सकता है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो फार्मर्स के पास में जो लैंड थे वो कैसे थे, छोटे छोटे से थे, फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में थे, कि एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक उसके घर से बहुत दूर है। तो फार्मर इन लैंड्स पर कहीं ना कहीं मशीनें ही नहीं चला पाते थे, उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम रह जाता था। 7th है सब्सिस्टेंस आउटलुक। फार्मर का फार्मिंग के प्रति नजरिया कैसा था, कि जो फार्मिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्यों होती है, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। राइस ग्रो करो, वीट ग्रो करो, इतना ग्रो कर लो कि फैमिली का पेट भर लो। उसके दिमाग में आता ही नहीं था कि यार इसे हम बिजनेस भी बना सकते हैं। ये जो मैंने प्रोड्यूस करा है, एक काम करते हैं, सरप्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो सरप्लस होगा उसे मार्केट में बेचकर हम पैसा भी कमा सकते हैं, फार्मिंग को बिजनेस भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें फार्मर के दिमाग में नहीं आती थी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करा जाता था कि फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उनकी 2 वक्त का रोटी का गुजारा हो जाए। कोई सरप्लस बचता ही नहीं था कि मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाया जा सके। तो ऐसा था एग्रीकल्चर सेक्टर जब ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई, फार्मर्स के पास में जो लैंड था वो स्मॉल था और फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में थे, और फार्मर का फार्मिंग के प्रति नजरिया कैसा था? सब्सिस्टेंस आउटलुक, कि फार्मिंग जो होती है वो सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए होती है, इसे हम बिजनेस नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट क्यों था, यानी कि रुका हुआ क्यों था? क्योंकि एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हम लोगों ने पढ़ा जमींदारी सिस्टम। उन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कमर्शियलाइजेशन के लिए कि तुम फूड क्रॉप्स ग्रो मत करो, तुम कौन सी क्रॉप्स ग्रो करो? कैश क्रॉप्स ग्रो करो। और धीरे धीरे ओनर्स ऑफ द सॉइल पैसे वाले होते गए, टिलर्स ऑफ द सॉइल गरीब होते गए, तो इनके बीच की ये जो दूरी थी, ये जो गैप था, ये बढ़ता जा रहा था। दिस इज द रीजन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था? स्टेगनेंट था। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल फीचर्स देख लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे फीचर्स देख लिए। अब देखो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड क्यों थी। उसके पीछे का एक कारण है कि उस टाइम पर बहुत बार देश के अंदर फैमाइंस भी देखे जाते थे। फैमाइंस मतलब कई बार ऐसा होता है क्रॉप फेलियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ वगैरह आ जाती है, या फिर किसी साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो जो क्रॉप फेलियर होता है उसकी वजह से लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, हंगर की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, भूखमरी जिसे बोलते हैं ना, हंगर और स्टारवेशन की वजह से जब लोगों की डेथ होती है। ये आप इमेजेस देखो, ये रियल इमेजेस है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैमाइंस बोलते हैं। तो 1760 से लेकर 1943 तक का ये जो पीरियड था, लगभग 200 सालों तक का ये जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बार फैमाइंस आए, बहुत बार भूखमरी फैली, लोगों की भूख की वजह से डेथ होने लगी। स्पेशली 1769 से 1770 के अंदर बंगाल के अंदर जो फैमाइंस आए थे, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी, इसीलिए इसे हम ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो इस तरह से बार बार फैमाइंस आते थे और रिपीटेड फैमाइंस की वजह से लगभग 85 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। दिस इज द रीजन कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक हमारे देश में इस तरह से फैमाइंस की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। एक रीजन और है, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम की मैं बात कर रही हूं, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो हमें 82% पॉपुलेशन मिली, मतलब हमें 82% पॉपुलेशन मिली, और पाकिस्तान को कितनी पॉपुलेशन मिली? सिर्फ 18% पॉपुलेशन मिली। लेकिन अगर हम फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें, उस एरिया की बात करें जहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, राइस वीट ग्रो करा जाता है, तो हमें सिर्फ 65% ही फूड ग्रेन एरिया मिला। पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो हमें एरिया भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ 65% फूड ग्रेन एरिया ही मिला, जो हमारा बहुत ही अच्छा फूड ग्रेन एरिया था। जैसे वेस्ट पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये एरियाज कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान के अंदर चले गए। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। आगे है प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे। विलेजेस की अगर हम बात करें, सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस थे हमारे, विलेजेस आत्मनिर्भर थे, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे फार्मर्स थे और बहुत सारे अदर फंक्शनरीज भी थे। फार्मर्स क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, साथ में कैटल फार्मिंग करते थे, यानी कि पशुपालन करते थे, गाय भैंस रखते थे, दूध बेचकर पैसा कमाते थे। और फंक्शनरीज के अंदर बहुत सारे अदर लोग आते थे, जैसे गोल्डस्मिथ हो गया, सुनार, वॉशरमैन, धोबी वगैरह, शू मेकर्स हो गए, इस तरह के लोग, कारपेंटर्स वगैरह भी हुआ करते थे। तो हमारी इकोनॉमी बढ़िया थी, कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, कोई जमींदार नहीं थे। ये जो फार्मर्स थे, फंक्शनरीज थे, ये डायरेक्टली टैक्सेस किसको पे करते थे? किंग को पे करते थे, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं था। तो उस टाइम पर एक फ्रेंच ट्रैवलर हमारे देश में आए थे जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर, और उस टाइम पर 17th सेंचुरी के बंगाल को देखकर इन्होंने बोला दिस इज रिचर देन इजिप्ट, ये तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है। तो समझ पा रहे हो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कितनी शानदार इकोनॉमी थी? समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा, तो देखो जब भी किसी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलती हैं,
उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अब अगर इंडस्ट्रीज बंद होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे जो बढ़िया टर्म है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उस टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, एक्सप्लॉइटेशन करा था ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। मोटिव क्या था, मकसद क्या था, हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था कि इंडिया को बना देते हैं सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ का कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं ब्रिटेन के अंदर। वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इस रॉ मटेरियल की हेल्प से वहां पर क्या बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, मतलब ड्रेसेस वगैरह सारी चीजें बनाएंगे, और वो फिनिश्ड गुड्स लाकर बेचेंगे भी किसको, इंडिया को ही बेचेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे रॉ मटेरियल की वेल्थ को खत्म करा, एक्सप्लॉइट करा, और इंडिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। उन्होंने इंडिया को बना दिया मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इसकी वजह से हुआ क्या, हमारे जो वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी। अब ये बेचारी इंडस्ट्रीज अगर बंद होने लग जाएंगी तो इनमें जो लोग काम कर रहे थे उनका नौकरी छिन जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या आया, अनएम्प्लॉयमेंट आया, बेरोजगारी हुई, और हमारे देश के अंदर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लगे। इंडियन मार्केट्स में अब क्या देखे जाते थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बाहर के गुड्स, फिनिश्ड गुड्स देखे जाते थे। देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हमारे यहाँ की जो कपड़े की इंडस्ट्रीज थी, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी, क्योंकि हमारे यहाँ का कॉटन, सिल्क, ये सारी चीजें बहुत ही फाइन क्वालिटी की थी। हमारे यहाँ का एक फैब्रिक था डैकई मसलिन, बंगाल के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था, बंगाल में ढाका के अंदर। अब तो वो जो ढाका पार्ट है वो बांग्लादेश के अंदर है, तो वहां पर इसका ओरिजिन हुआ था डैकई मसलिन। बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये कॉटन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा कॉटन का ये फैब्रिक होता है। अभी भी अगर आप बच्चों के कपड़े लेते हो, न्यू बॉर्न्स वगैरह के कपड़े लेते हो, उनका जो स्वेडल वगैरह होता है, अगर फर्स्ट क्राई वगैरह से परचेज कर रहे हो तो ये मसलिन फैब्रिक के आते हैं। बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये कॉटन होता है। तो हमारे यहाँ का ये डैकई मसलिन जो बंगाल में पाया जाता था, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस था। और एक और बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन जिसे हम मलमल बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ करता था, जो बेसिकली राजा महाराजा पहना करते थे। इसे मलमल शाही भी बोलते थे, मलमल खास भी बोला करते थे। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या थे, फेमस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या करा, एक्सप्लॉइट करा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये हम दो फेसेस में पढ़ सकते हैं। इनिशियल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स आए, शुरुआती सालों में उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने हमारी वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 1850 से लेकर 1947 तक क्या हुआ, ब्लीक ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा थोड़ा सा हमारा प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लगा। थोड़ी बहुत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज खुलने लगी, शुगर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, लेकिन ये ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक थी, यानी कि ना के बराबर थी। लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर वो लिमिटेड था। सरकार इंटरफेयर नहीं करती थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। तो पहला है इनिशियल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, उन्होंने हमारे वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। ब्रिटिश रूल से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी, हम एक वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं हमारी इस ग्लोरी, हमारी इस प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करा, पहला तो वो क्या लेकर आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मैंने शुरू में भी समझाया था, टैरिफ मतलब इंपोर्ट्स पर जो टैक्सेस लगते हैं उसे हम टैरिफ बोलते हैं। और ये टैरिफ पॉलिसी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि भेदभाव वाली थी, कि अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है तो वो कैसा होगा, टैक्स फ्री होगा, क्योंकि इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कहां पर थी, ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में थी। अगर इंडिया उनसे उनका फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, हम उनके फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, तो वो भी टैक्स फ्री होगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में बेच सके, उन्हें एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाए। लेकिन अगर हम हमारे फिनिश्ड गुड्स यानी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है, पहले टैक्सेस को ड्यूटी बोला जाता था, तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेस लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म होने लग गई, क्योंकि हम वो चीज क्यों बेचेंगे जिस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं। समझ में आया,
सेकंड रीजन है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था, वो सारी चीजें हैंडक्राफ्टेड यूज करा करते थे। तलवार रखने के लिए जो मियान होती थी, सर पर साफा मुकुट वगैरह होता था, उनके कपड़े सब हैंडक्राफ्टेड होता था। अब ब्रिटिशर्स आ गए, राजा महाराजा का जमाना खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड भी कम हो गई। थर्ड है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हमारे पास में मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट्स आ रहे थे, हमारा प्रोडक्ट हाथ से बना हुआ था, और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को वो जो ब्रिटेन से मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके साथ में कंपटीशन फेस करना पड़ता था। कहीं ना कहीं हम वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हम लोगों की डिमांड का पैटर्न बदलता गया। आज भी ऐसा होता है, हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, उन्हीं के कपड़े पहनना चाहते हैं, वही हम खाते हैं, तो हमारी डिमांड का पैटर्न बदल गया, हम वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड करने लग गए। और ब्रिटिशर्स ने 1850 के अंदर रेलवेज इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, उन्होंने रेलवेज की शुरुआत कर दी। इस रेलवेज की हेल्प से वो जो अपना ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में लेकर आए हैं उसे वो इंडिया के हर कॉर्नर तक पहुंचाने लगे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। तो हमारे मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गए थे, अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लग गए थे। हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। पहला तो ये हुआ। सेकंड हमारे पास में क्या है, 1850 से 1947 तक क्या हुआ। तो देखो इस टाइम पर जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुलने लगी, लेकिन ये ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक थी, यानी कि ना के बराबर की थी। शुरुआती में कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, कुछ जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप होने लगी। जैसे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो बेसिकली कहाँ पर सेटअप हुई थी, वो सेटअप हुई थी हमारी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ सेटअप हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर। और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहे थे, इन्हें इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे। वहीं जो जूट टेक्सटाइल मिल्स थी वो कहां पर सेटअप हुई थी, वो बंगाल के अंदर सेटअप हुई थी, और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो शुरुआती में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप हुई। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहां सेटअप हुई, महाराष्ट्र और गुजरात में। कौन कंट्रोल कर रहे थे, इंडियंस। और जूट टेक्सटाइल मिल्स कहां पर सेटअप हुई, ये सेटअप हुई बंगाल के अंदर। कौन कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। बाद में 20th सेंचुरी के शुरुआत के अंदर कुछ आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज भी खुलने लगी। जैसे एक फेमस है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपको याद रखना है, टिस्को। ये कब शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई 1907 के अंदर। तो याद रखना टिस्को का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1907 के अंदर। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कुछ और इंडस्ट्रीज भी खुलने लगी, जैसे सीमेंट की, शुगर की, पेपर इंडस्ट्रीज भी हमारी सेटअप होने लगी। सरकार का रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही कम था। सरकार रेलवेज तक सीमित थी, क्योंकि रेलवेज उनके खुद के फायदे के लिए था कि वहां का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में पहुंचाया जा सके। सरकार कम्युनिकेशन तक सीमित थी। कम्युनिकेशन क्यों, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सके, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा हो। बाकी सरकार का कोई रोल नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी, कुछ गिनी चुनी यही थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो मशीनों की, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज या फिर मशीनें बनाने की इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम था। तो ऐसा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम सारे के सारे लिख सकते हैं। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय करा, वो लेकर आए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है। पीछे पड़ा था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करोगे टैक्स फ्री, अगर उनसे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करोगे टैक्स फ्री। लेकिन अगर इंडिया अपना फिनिश्ड गुड, अपना हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी, वो सिर्फ यहीं तक सीमित थे। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक ग्रोथ थी, यानी कि ना के बराबर थी, बहुत थोड़ी सी ग्रोथ थी। हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी, यानी कि मशीनें बनाने की इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। मशीन्स के लिए हमें इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिकेइंग एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इन एन इन्फेंट स्टेज। हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी, शुगर की, सीमेंट की, इस तरह की पेपर इंडस्ट्रीज, ये अभी अपनी इन्फेंट स्टेज में ही थी, यानी कि शुरुआती स्टेज में ही थी। इनमें एज सच ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। समझ में आ गया। तो हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया।
अब आधा चैप्टर हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स का हमारी इकोनॉमी पर क्या गुड इम्पैक्ट रहा, बैड इम्पैक्ट रहा, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।